नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। इससे पहले कि मैं अपना ये कार्यक्रम आप तक पहुँचाऊँ, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल दबा दें, जिससे हम आपके पास तुरंत पहुँच सकें। बहनों और भाइयों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक विशिष्ट चिकित्सा विधि है जिसकी चर्चा पिछले 1.5 वर्षों से मेरे द्वारा विभिन्न स्रोतों से विभिन्न सोशल मीडिया पे की जा रही है और आप सब इससे अवगत हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल की जो एक नई श्रृंखला आरंभ हुई, इसमें हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को शुरुआती दौर से आरंभ किया है। इसके पहले फेसबुक पर मैं लगातार 200 से ऊपर अपने क्लास ले चुका हूँ और प्रत्येक रविवार, बुधवार और शुक्रवार को रात 10 बजे अपना क्लास नियमित ले रहा हूँ, और वो क्लास पूर्ण रूप से निःशुल्क है, जिससे देश के विभिन्न क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक लाभ ले रहे हैं और हमारे बताए गए फार्मूलों से वो अपने रोगियों की सेवा करके उसका लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो क्यों ना आज फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एंजाइम्स थियरी तक पहुंचने से पहले हम आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कुछ और अनछुए पहलुओं को, जिसके बारे में लोगों की जिज्ञासा ज़्यादा रहती है, हम उस पर चर्चा कर लें। तो आज का हमारा विषय है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ हम किस विधि से कैसे तैयार करते हैं। हम इसकी संक्षिप्त कहानी आपको बताते हैं। दरअसल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ पौधों के कोशिकाओं में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स हैं और एंजाइम्स एल्कोहल में प्राप्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि एल्कोहल में वो घुलते नहीं हैं, वो एल्कोहाइड बन जाते हैं। लेकिन आशुद्ध जल में या डिस्टिल वाटर में हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि एंजाइम्स की एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया एक निश्चित तापमान पर होती है, जो लगभग 25 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री से और अधिकतम 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक एंजाइम्स बहुत सक्रिय रूप से कार्य करते हैं और उसके ऊपर जाने पे धीरे धीरे वो अपनी एक्टिविटी को कम करते करते निष्क्रिय हो जाते हैं। तो मैटी जी को ये बात बिल्कुल पता थी कि हमारे शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 98.6 फ़ारेनहाइट है। तो हमको औषधि भी इसी तापमान वाले किसी विशेष पौधों पर या किसी विशेष प्रकार के गुणों वाले पौधों पर तैयार करना चाहिए। चूँकि मैटी जी ने इस चिकित्सा पद्धति की खोज आज से लगभग 200 साल पहले किया, उस समय विज्ञान इतना प्रगति पे नहीं था। उन्होंने अपने निजी संसाधन, निजी सोर्स को अपनाते हुए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का एक प्रचार प्रसार किया। अपने साधन से उन्होंने विभिन्न वनस्पतियों को तलाशा, उसके बाद जो उनको वनस्पतियां या पौधे मिले उनको आपस में मिला करके उन्होंने औषधियां बनाई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो होम्योपैथिक के महान नायक डॉक्टर हनीमैन के संपर्की थे, उनके संपर्क में थे। लेकिन उनको होम्योपैथी के कुछ औषधियों के प्रतिकूल प्रभाव नागवार गुजरे, तो उन्होंने फिर इस प्रकार की पद्धति का संचालन किया जो मानव शरीर पर पूर्ण रूप से हानिरहित हो, जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। अगर औषधियाँ भूलवश कोई दूसरी ले ली जाएं तो उसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट ना होने पाए। ये बात मैटी जी को बहुत अच्छी तरह दिमाग में बैठ गई थी। हालांकि उस समय उन्होंने इसको त्वरित गति से कार्य करने वाला एक नाम दिया था और त्वरित गति को उस समय के ज़माने में या उस समय की भाषा में इलेक्ट्रो शब्द कहते रहे होंगे। और चूँकि वो होम्योपैथी से निकल कर आए थे तो होम्योपैथी का मोह भी शायद नहीं छोड़ पाए थे। इस नाते इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नाम जो दिए, वो उस समय की एक तमाम पुस्तकें ऐसा बताती हैं कि वो होम्योपैथी से प्रेरित थे, इस नाते उन्होंने ऐसा नाम दिया। फिलहाल मैं इस बात को अपनी तरफ से नहीं कह सकता कि उनकी क्या मंशा थी इलेक्ट्रो होम्योपैथी नाम देने की। लेकिन आज 200 वर्ष के बाद हम लोग पिछले 30 वर्षों से, 35 वर्षों से, 40 वर्षों से जो इस पर शोध कर रहे हैं, शोध इसलिए कर रहे हैं कि कहीं भी, जैसे ठीक मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाई और उसमें तमाम चीज़ें उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन एक लकीर दे दी, एक पैड दे दिया, एक चलने का पैटर्न दे दिया और बाद में मॉडर्न पीरियाडिक टेबल बनाई गई उसी को शोध करके। उसी तरीके से मैटी जी ने एक चिकित्सा प्रणाली को स्थापित कर दिया। स्थापित करने के बाद जब तक उसके असली आयाम तक वो पहुँचते तब तक वो इस दुनिया से जा चुके थे। तो शेष कार्य उनके अनुयायियों ने किया। वहाँ से बढ़ते बढ़ते जो कुछ बचा, जब हम लोग भी इसमें जुड़े, हम लोगों का मतलब जितने युवा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ या पुराने इलेक्ट्रोहोम्योपैथ जितने भी साथी हैं जो भी इसमें काम कर रहे हैं, सबका सराहनीय
योगदान है। हम लोगों ने अपने अपने हिसाब से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों पर अपने अपने शोध किए, और वो दौरान था 1982-83 का, जब रमाशंकर जी की साथ काम करने वाले लोगों ने इस पर विभिन्न शोध किया। और बाद में 1986-87 में मैं रमाशंकर जी के संपर्क में आया, तो मैंने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को एंजाइम्स के रूप में ही पाया, क्योंकि जो एंजाइम्स के कार्य थे वही इन औषधियों के कार्य भी हमारे शरीर में दिखाई पड़े। वही सब कुछ था जिस पर मैं पिछले क्लास में चर्चा आपसे कर चुका हूँ। तो एंजाइम चूँकि 25 डिग्री से लेकर के 37 और 38 डिग्री के बीच में बहुत सामान्य रूप से कार्य करते हैं, इसलिए मैटी जी ने इसको आशुत जल में यानी डिस्टिल वाटर में ले करके सामान्य ताप पर इसको बनाने की प्रक्रिया आरंभ की। आज के पैटर्न पर हम ये कह सकते हैं कि जिस पौधे का हमको अर्क निकालना होता है, जिस पौधे का निस्तेन बनाना होता है, हम उस पौधे के उस भाग को, जिस भाग का हम चाहते हैं दवा बनाना, जैसे मान लीजिए कि हमने गुड़हल के तने और पत्तियों से अर्क निकालना हमको है, तो हम क्या करेंगे कि 1 लीटर पानी में 1 लीटर के 10वें भाग, 1 लीटर जल का जो 10वां भाग हुआ, उस भाग के वजन के बराबर हम पत्तियां ले लेते हैं और डाली ले लेते हैं, और हम उस पानी में डाल देते हैं, यानी डिस्टिल वाटर में डाल देते हैं, और उस जार को हम धूप में छत पर रख देते हैं सामान्य तापमान पर 35 से 38 डिग्री के ताप तक। और अगर तापमान बढ़ने लगे तो हम उस जार को वहाँ से हटा भी देते हैं। तापमान पर रखने के बाद हम उसको ढक देते हैं, और शीशे का जार रहता है, क्लीन जार रहता है, वो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन उसमें पड़ा रहता है। पड़े रहने के बाद फिर हमको लगता है कि इस पत्ती को हमने जिस रूप में डाला था इसका रूप बदल गया, इसकी कोशिकाएं आपस में सिमट गई, डंडी की खाल उतर गई, और नीचे पानी बिल्कुल थिराया हुआ डिस्टिल वाटर हमको दिखाई पड़ रहा है, और ऊपर इसके तैरते हुए टूटे फूटे भाग, या जिसको आप सड़ा गला भाग मान लें, वो दिखाई पड़ रहा है। हम उसको छान लेते हैं। छानने के बाद हम उसी डिस्टिल वाटर का जो बचा हुआ है उसमें हम पत्ती का फिर उतना ही भाग डाल देते हैं, वही तना प्रोसेस करते हैं। फिर इस तरीके से हम 15 दिन, 20 दिन फिर रखते हैं। फिर उसका कंडीशन जब चेंज हमको दिखाई पड़ता है, हम उसको फिर चेंज कर देते हैं। और ये प्रक्रिया 5 बार, 6 बार, 7 बार, आवश्यकता हुई तो 10 बार करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अंतिम बार जब हम ये ऐसा देखते हैं कि जिस रूप में हमने पत्ती और तने को उस डिस्टिल वाटर के शेष बचे हुए भाग में डाला था, उसमें कोई भी परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा है, और परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा उसके बावजूद उनकी डंडियों में हमको छोटे छोटे अंकुरण दिखाई पड़ने की स्थिति आ रही है, तब हम ये समझ लेते हैं कि इसके पूर्व डाली गई पत्तियों और डंडियों से जो एंजाइम्स थे वो इस जल में आ चुके हैं, इस डिस्टिल वाटर में आ चुके हैं, और हमारी ये दवा तैयार हो चुकी है। फिर हम उस पत्ती को उसमें से निकाल के हटा देते हैं, और जो निस्तेन होता है उसको हम छान लेते हैं। छानने के बाद हमारा वो मूल अर्क पहला तैयार हो जाता है, जिसे हम D1 का नाम देते हैं। फिर उसको हम 1:9 के रेशियो में, या 1:10 के रेशियो में, या 1:47 के रेशियो में, या 1:90 के रेशियो में, मैंने ये 4 रेशियो इसलिए बताए हैं, इस पर भी विवाद हो सकता है। हर व्यक्ति का अपना अपना मापन है, अपना अपना तरीका है। चूँकि अभी शोध ही हो रहा है, तो शोध में ये तमाम रिसर्च और तमाम तरीके के मापदंड अपनाए जा रहे हैं। फिलहाल मैं 1:90 के रेशियो पर चलता हूँ कि अगर 1 भाग मेडिसिन है तो 90 भाग हमारा डिस्टिल वाटर होगा। लेकिन हमारे तमाम साथी 1:9 के रेशियो पर चलते हैं। पैमाना कोई भी हो, हम आपको बताना चाहते हैं कि D1 से फिर हम उसको D2 में तोड़ते हैं, फिर D2 से हम उसको D3 में तोड़ते हैं, और जब हम D3 में तोड़ के ले आते हैं तो हमारी जो औषधि होती है, उस औषध का जो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है, वो हमारे ब्लड के स्पेसिफिक ग्रेविटी से मैच कर जाती है। इस कारण हम D3 से फिर आगे मेडिसिन देना शुरू करते हैं। हम उस D3 से 5 ml निकाल लेते हैं, और फिर 450 ml के डिस्टिल वाटर में या 450 ग्राम के ग्लोब्यूल्स में उसको हम डाल देते हैं। अगर हम डिस्टिल वाटर लेते हैं तो 5 ml डिस्टिल वाटर और 450 ml 5 ml मेडिसिन और 450 ml डिस्टिल वाटर हम आपस में मिक्स करके उसको हिला करके रख देते हैं। और अगर हम ग्लोब्यूल्स में बनाते हैं तो ग्लोब्यूल्स में बनाने का तरीका है कि 5 ml मेडिसिन और 45 ml यानी 45 ml RS यानी रेक्टिफाइड स्प्रिट, दोनों को मिला के हम 50 ml कर लेते हैं, और 450 ग्राम के गोली में हम 20 नंबर की गोली में उसको डाल के गोली को खूब हिला देते हैं। और हिलाने के बाद जब वो मिक्सअप हो जाती है तो हम एक अखबार के पन्ने पर या किसी बड़े बर्तन में हम पंखा चला करके उसके नीचे उसको रख देते हैं, जिससे RS यानी रेक्टिफाइड स्प्रिट उड़ जाए। और फिर क्या बचेगा, केवल 5 ml मेडिसिन उसके ग्लोब्यूल्स के बीच के पार्ट में एज ए पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा के रूप में वहाँ पे स्थित हो जाएगी।
क्योंकि हमने जो मेडिसिन दिया वो मेडिसिन जा करके वहाँ पर ग्लोब्यूल्स में आ गई है। फिर हम उसको बोतलों में भर लेते हैं और उसमें से 20 गोली 25 गोली निकाल करके रोगी के सेहत के अनुसार, रोगी के उम्र के अनुसार, उसके वजन के अनुसार हम रोगी को 30 ml से 100 ml में मिला करके डिस्टिल वाटर में घोल के उसको देते हैं पीने के लिए, और हम उसके विभिन्न रोगों पर नियंत्रण कर लेते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मेडिसिन बनाने की विधि है, जिसको हम कोहवेशन विधि कहते हैं। और इस कोहवेशन विधि या जिस एंजाइम थ्योरी की बात हम करते हैं, हम थोड़ा सा आपको बता दें। हमारे बहुत से साथी इस पर विवाद कर देते हैं कि एंजाइम थ्योरी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की अपनी थ्योरी है। ऐसा नहीं है। 1990, 1986, 1987, 1988, फिर 1992 में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में एंजाइम थ्योरी की व्याख्या दी गई है। यहाँ तक कि NHM ऑफ इंडिया के डायरेक्टर डॉक्टर नरेंद्र अवस्थी की किताब के पेज नंबर 220 पर, पेज नंबर 222 पर, पेज और उनके हैंडबुक ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मटेरिया मेडिका और एक पार्ट 10 के पेज नंबर 55 पे उन्होंने एंजाइम्स की डिफिनीशन भी दे रखी है, और मैंने उससे ये कुछ कोटेशन नोट भी किए हैं। यहाँ तक कि हैंडबुक ऑफ मेडिसिन इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ये डॉक्टर मिसेज हरी लैंगवानी की द्वारा लिखी गई थी, जिसमें डॉक्टर NK अवस्थी, डॉक्टर अशोक शर्मा और डॉक्टर हेमंत सेठिया ने इनको बधाई भी दी थी। और उस किताब में भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, उस किताब के पेज नंबर 3 पर एंजाइम्स के बारे में चर्चा की गई है। तो और डॉक्टर रमाशंकर जी की तो पूरी की पूरी कहानी ही इस पुस्तक में है, जो उन्होंने मुझको हैंडओवर किया था। और जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर रमाशंकर जी ने आपको लिख करके क्या दिया, तो ये डॉक्टर रमाशंकर जी के पन्ने हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है 18/7/1987 और इसके बाद डॉक्टर सुदामा प्रसाद जी के आर्टिकल्स में एंजाइम्स थ्योरी है। उसके बाद डॉक्टर सुशांता पाड़ी के किताबों में एंजाइम्स की थ्योरी है। तो एंजाइम्स थ्योरी तो पुराने साथियों ने लिखा, संक्षिप्त में लिखा। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने केवल उस एंजाइम थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। इस नाते इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। ये एंजाइम्स ही हैं औषधियाँ, और इनको शरीर में लेने पे जो प्रतिक्रिया होती है वो एंजाइम्स की ही प्रतिक्रिया है। औषधियों को बनाने का तापमान और इसका NaOH pH मान इस बात को साबित करता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ एंजाइम्स की तरह ही हैं और एंजाइम्स की तरह ही कार्य करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के मोबाइल नंबर 9793252355 पर अपने फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप करके अपने जो आपके शंका समाधान हो उसको भी कर सकते हैं। हमारे इस YouTube चैनल पे भी आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। हम यथासमय आपको जवाब देते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।